Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. In this session of Universal Human Values for Social Transformation. And our today's speaker, as we all know, is Dr. Subhash Chandra Sarangi. He's a gold medalist and a master trainer, works with the Government of India. So let's all welcome him. And he will talk about an effort to understand an individual needs. Also, he will talk about how happiness, prosperity, and satisfaction and other things in our lives are they material comforts, or they come from an inner well-being. So let's all welcome Dr. Subhash. Thank you, Dr. Subhash. Thank you, Didi. Om Shanti. Om Shanti. Thank you for giving a wonderful introduction. And once again, welcome all the participants. इसके पहले हम लोग 3 सेशन ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं. It was a series of events, 3 linear events we have already conducted right from March 2024, and this is 19th May 2024. And during this 3 to 4 months of span, we have already conducted 3 sessions on universal human values for elevation of human consciousness and societal transformation. Is my voice clear to everyone? सभी को आवाज सुनाई दे रहा है? जी, दे रहा है. Okay. तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये जो पिछले 3 सेशन की कंटेंट्स है शेयरिंग हुई, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और उसमें जो जो मुख्य बिंदु के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया, वो सारे बिंदुओं को आप ड्यूरिंग दिस 3 months of time अपने जीवन में, अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किए होंगे. एंड वी आर होपफुल दैट यू माइट हैव received wonderful results, wonderful outcomes in terms of your relationships, in terms of your comfort in the life, in terms of harmony within, and also in terms of well-being in all aspects of human living. आज हम लोग उस सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, बट बिफोर दैट हम 2 पॉइंट्स आपके साथ में जरा सा हाईलाइट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं. नंबर 1, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, दैट इज अबाउट द ह्यूमन एस्पिरेशंस, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस. मानव का मौलिक लक्ष्य क्या होता है जिसके कारण मानव हाथ पैर को हिलाता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, हमेशा तत्पर रहता है, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ इन्वेस्ट करता है, और फाइनली उस मौलिक चाहतों को पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है. दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इन ह्यूमन लिविंग. उसमें फिर हमारी जो अस्तित्व है इस प्रकृति के साथ में किस तरह से वो कनेक्ट करती है, हमारी अस्तित्व और प्रकृति के अस्तित्व, ये दोनों में क्या सामंजस्य है, क्या समानता है, हाउ डू वी इंटरफेस विद द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द नेचर. प्रकृति और ये पूरा अस्तित्व कायनात के साथ में हमारी इंटरफेस कैसी होती है, और हम अगर पॉजिटिव वे में इंटरफेस कर पाते हैं, प्रोडक्टिव वे में कर पाते हैं, मीनिंगफुल वे में कर पाते हैं, कंस्ट्रक्टिव मैनर में कर पाते हैं, which is in harmony with the nature and the natural laws, then obviously we are bound to live in happiness and prosperity. अगर हम उसको वायोलेट करते हैं तो obviously we are going to suffer badly, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज हार्मनी एंड व्हाट इज हैप्पीनेस एंड व्हाट इज वैल्यू एंड व्हाट इज प्राइस. प्राइस किसको कहते हैं, वैल्यू किसको कहते हैं. वैल्यू का मतलब होती है कि द पार्टिसिपेशन ऑफ ए यूनिट इन इट्स लार्जर ऑर्डर. जैसे पेन का वैल्यू क्या है, इसका लार्जर ऑर्डर में वो कैसे पार्टिसिपेट करता है. जैसे पेपर में लिखने के लिए पेन को इस्तेमाल करते हैं, कोई व्यक्ति इसको यूज करता है. सो obviously the higher order or the larger order for a pen is the human being and a piece of paper on which the writing act is done. उसी तरह से एक पेड़ है, वनस्पति है, या कोई प्रोडक्ट है, वो उसका हायर ऑर्डर में किस तरह से प्रतियोगिता कर पाता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द यूनिट और प्रोडक्ट. और प्राइस के बारे में हमने ये बात किया था कि प्राइस इज नॉर्मली समथिंग व्हिच इज द इकोनॉमिक प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, जो कि हम लोग कुछ देकर उसको परचेज करते हैं. और कस्ट वो होता है कोई एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो खर्चा होता है, दैट इज यूजुअली टर्म्ड एज द कॉस्ट. तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कंसीडर किया था.
और हमारे संबंधों में मधुरता के बारे में, हार्मोनियस रिलेशनशिप एंड स्वीटनेस इन रिलेशनशिप्स के बारे में हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। Now continuing forward, moving forward, we will be discussing some new aspects of human living, new aspects of uh, happiness and prosperity, new aspects of harmony, new aspects of values, and उसका जो relevancy है with our modern life, technology, production systems, governance, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे. And you know, this is universal human values, which is a workshop conducted nationwide by All India Council of Technical Education and in collaboration with in collaboration with University Grants Commission UGC. तो ये दोनों की कोलैबोरेशन से ये वर्कशॉप लॉन्च होती है एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस वर्कशॉप इज 5 फुल वर्किंग डेज. तो यूजुअली इट इज ए रेसिडेंशियल वर्कशॉप, बट हमारी जो टीम मेंबर्स है, हमारी जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स है, उनके रिक्वेस्ट को बेस करके just to share the glimpses of the whole content, हमने इसको 4 सेशन में रखा था. Usually it may be around 4 hours, but normal duration of this workshop is 6 working hours per day multiplied by 5 working days, so obviously it is something more than 30 hours. तो 30 घंटे की कंटेंट को हमने जस्ट हाइलाइट्स के रूप में शेयर किया आप लोगों के साथ में विद इन दिस 4 सेशंस. Now let me share the screen and moving forward to the 4th session of this concluding series. Just few seconds, I will take 10 to 15 seconds for sharing. जी, I hope you can see my screen now. अगर दिख रही हो तो थोड़ा आवाज से या चैट बॉक्स से मुझे हाँ कर दे, so that I will be confirmed you can see, you are able to see the screen. स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी, ओके, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स. तो सार्वभौमिक मानवीय मूल्य मानव चेतना का विकास तथा सामाजिक रूपांतरीकरण के लिए एक अनोखा साधन. So this is one of the wonderful tools which can bring about a big transformation in our society, in our living, and in all dimensions of our life. Let me magnify the screen, maximize it. इस तरह से हमारी 4 सेशन कंप्लीट होने जा रहा है. फर्स्ट सेशन वाज ऑन 16th March, second one on 17th March, third one on 14th April, and this is the concluding or final session, that is 19th May. आज हम लोग बात करेंगे द कंपैरिजन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस. यानी एक होता है स्वीकार करना, दूसरा होता है सहज रीति से स्वीकार होना. ये ह्यूमन बीइंग के लिए टिपिकल एस्पेक्ट है. जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि मेरा मिल्क चॉकलेट के प्रति लाइकिंगनेस है, आई लाइक द माई मिल्क चॉकलेट. ये है मेरी मिल्क चॉकलेट के प्रति आकर्षण. ये मेरा व्यक्तिगत आकर्षण हो सकता है. लेकिन इसका मूल प्रश्न अगर हम पूछें कि अगर हम चॉकलेट खाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानकारक है, और इट हैज नो इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, इट हैज ए न्यूट्रल इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ. इस तरह की डायमेंशन को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो वी विल हैव टू गो डीप इनटू द क्वेश्चन कि जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो और एनी अदर फूड आइटम, वो हमारे शरीर को पोषण देने के लिए हम लेते हैं या शरीर को नुकसान देने के लिए हम लेते हैं. अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, काइंडली रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, या तो अनम्यूट करके भी आप बता सकते. मिल्क इज माई फेवरेट फूड, या आई लाइक द मिल्क चॉकलेट, आई एक्सेप्ट इट हैप्पीली, मैं इसको खुशी से स्वीकार करता हूँ. अब ये मेरा नेचुरल एक्सेप्टेंस है, यस और नो? आपको क्या लग रहा है? मेरा मतलब ये आप लोगों का इंडिविजुअल के लिए ये एप्लीकेबल है. व्यक्तिगत रूप से आप इसको तौल के देखें. मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है,
और ब्लैक इंक में जो स्टेटमेंट लिखा कि ये मेरे लिए नेचुरल एक्सेप्टेंस है, यानी सहज स्वीकृति है। तो ये प्रश्न के उत्तर में आप क्या कहना चाहेंगे, यस और नो? वाई लिखें या एन लिखें, एस या नो? अच्छा, पुष्पलता जी कह रहे हैं नो, शैला दीदी कह रहे हैं यस, अंजू मैम कह रही है नो, सीमा दीदी यस। ओके, सो दैट इज ए वेरिड रेस्पॉन्स, 50-50 हम कह सकते हैं। चलिए आगे चल के हम समझते हैं कि ये फर्क क्या, दोनों में क्या फर्क है, कि व्हाट इज माय एक्सेप्टेंस और व्हाट इज माय नेचुरल एक्सेप्टेंस। चॉकलेट अगर मैं खाता हूँ, मेरी लाइकिंग की चीज है, तो मैं कितना चॉकलेट खा सकता हूँ? और मुझे अगर मिल्क चॉकलेट अच्छा लगता है, क्या जरूरी है कि सभी को मिल्क चॉकलेट अच्छा लगेगा? पूरे भारत के जितने पॉपुलेशन है, सभी को मिल्क चॉकलेट अच्छा लगेगा? पुरुषों को भी अच्छा लगेगा, नारियों को भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, बूढ़ों को भी अच्छा लगेगा, हेल्दी को भी अच्छा लगेगा, अनहेल्दी पर्सन को भी अच्छा लगेगा, इंडिया के लोगों को अच्छा लगेगा, पूरे वर्ल्ड को लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर ये सारी चीजों के उत्तर यस है, देन इट इज द नेचुरली एक्सेप्टेबल फेनोमेनन। अर्थात ये पूरी जगह, पूरे विश्व पे, पूरी धरती पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय पर अगर ठीक लगता है, तो इसको हम कहेंगे नेचुरली एक्सेप्टेबल, यानी हमारी अंतर्मन, अंतःकरण इसको हर समय, हर जगह पर, हर परिस्थिति में स्वीकार करता है, तो इसको हम कहेंगे नेचुरली एक्सेप्टेबल। तो चॉकलेट के केस में ऐसा है क्या? अगर नहीं है, तो हम इसको नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं कह सकते, ये हमारे व्यक्तिगत रूप से एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो मूल प्रश्न क्या होगा? मूल प्रश्न यह है कि डू यू वांट टू नर्चर द बॉडी और टू ओर्सन द बॉडी? अब बताइए, आप उत्तर बताइए। एन लिखे टू नर्चर द बॉडी और डब्ल्यू लिखे टू ओर्सन द बॉडी। आपको क्या लगता है, चॉकलेट हम कोई भी चीज खाते हैं, तो वो हमारे शरीर को नर्चर यानी पोषण देना चाहिए, या ओर्सन करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, नुकसान करना चाहिए? हम किस आधार पे भोजन करते हैं, चाहे चॉकलेट हो, कुछ भी हो? एन टू नर्चर, डब्ल्यू टू ओर्सन। ओर्सन का मतलब खराब करना, नुकसान करना। एन का मतलब नर्चर करना। जी, संयुक्ता दीदी कह रहे हैं नर्चर करना, भारती दीदी नर्चर करना, वेरी गुड। और फील फ्री टू शेयर योर रेस्पॉन्सेस। यस, सीमा दीदी नो, नर्चर, सॉरी, नर्चर करने के लिए, वेरी गुड। तो इससे सिद्ध होता है कि बेसिक क्वेश्चन ये हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए, कि व्हाट एवर वी कंज्यूम एज आवर फूड, दैट इज इंटेंडेड टू नर्चर आवर बॉडी। हमारे शरीर को पोषण देने के लिए ही हम भोजन कंज्यूम करना चाहिए। पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि द कंपैरिजन बिटवीन द बॉडी एंड द सेल्फ। बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड बाय द सेल्फ। सेल्फ यानी स्वयं। मैं अगर एक आत्मा हूँ, यानी मैं एक जीवन हूँ, जीवनी शक्ति हूँ, मैं एक प्राण ऊर्जा हूँ, तो मेरे अंदर में डिसीजन मेकिंग की पावर है, क्योंकि मैं चैतन्य सत्ता हूँ, आई एम ए कॉन्शियस एंटिटी। और कॉन्शियस डिसीजन के द्वारा इस शरीर को मैं साधन के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। सो बॉडी हैज नथिंग टू डू एनी डिसीजन, टू टेक एनी डिसीजन। Body has nothing to analyze which is good, which is bad. It is me, that means myself, who has the potential to decide which one is good or which one is bad. तो नॉर्चर करना, वर्सन करना, ये दोनों मेटेरियल एंटिटी के लिए एप्लीकेबल है, और हमारी फिजिकल बॉडी मेटेरियल एंटिटी यानी जड़ सत्ता होने के कारण ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। उदाहरण के लिए, आप अगर लिमिटेड एंड रिकमेंडेड क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे, तो इट मे नॉर्चर योर बॉडी। आप अगर बियॉन्ड लिमिट कंज्यूम करेंगे, तो इट मे ओवरसेन योर बॉडी। जिसको हम लोग कहते हैं, या तो ये सारक होगा या तो ये मारक होगा। ये चॉकलेट जस्ट एग्जांपल है, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ राइस आल्सो, चपाती आल्सो, एनी काइंड ऑफ फूड आइटम्स। जो भी हम लोग नॉर्मल तौर पर रूटीन फूड के रूप में खाते हैं, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। या तो ये सारक होगा या तो ये मारक। either it will nurture your body or it will worsen your body। अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, दिस इज ए बाउल ऑफ गुलाब जामुन।
अब ईटिंग स्वीट्स, इज इट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसके पहले हमने देखा कि चॉकलेट इज माई लाइकिंग फूड, आई लव इट, लेकिन ये नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है। सिमिलरली चॉकलेट के जगह पर यहाँ गुलाब जामुन दिखाया जा रहा है, ये भी नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अनुसार ये वेरी करता है, हर समय हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम अगर अभी खा रहे हैं तो निरंतर इसको खा नहीं सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकेबल। हम हर जगह पर इसको खा नहीं सकते, हर जगह में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और तीसरा, हर व्यक्ति को ये अच्छा लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। सो दिस प्रोडक्ट इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी एंड ऑल्सो टू यू। इट मे बी एक्सेप्टेबल टू मी एंड ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू यू। So eating sweets may be our liking, but nurturing our body is our natural acceptance. ये दोनों स्टेटमेंट बहुत कोर, वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। सार यह इतना ही है अभी तक हमने जो चर्चा किया कि हम व्यक्तिगत लाइकिंग के आधार पे हम किसी भी वस्तु को अपना एक्सेप्टेंस के रूप में मान सकते हैं, यानी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो हम स्वीकार करते हैं सारा विश्व स्वीकार करेगा, हर व्यक्ति स्वीकार करेगा, हर समय स्वीकार करेगा, हर जगह पर स्वीकार करेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको हम कहेंगे नेचुरली एक्सेप्टेबल थिंग। अभी हम कुछ और एक्सप्लोर करते हैं रिगार्डिंग नेचुरल एक्सेप्टेंस। इट इज ऑलवेज डेफिनेट, यानी सहज स्वीकृति एक निश्चित आचरण है। आप इसको अंदर से डिस्कवर कर सकते हैं। इट इज योर इंटरनल फीलिंग, इट इज योर इंटरनल परसेप्शन, इट इज योर इंटरनल अंडरस्टैंडिंग। आप अंदर से इसको फील कर सकते हैं कि मेरे लिए नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। उदाहरण के लिए, हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं या विरोध पूर्वक जीना चाहते हैं। संबंध के साथ हम जीने में आनंद महसूस करते हैं या विरोधाभास के साथ में जीना हमें अच्छा लगता है। प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। आर फॉर रिलेशनशिप, ओ फॉर ऑपोजिशन। हमें मधुर संबंध के साथ में जीना अच्छा लगता है। वेरी गुड, सभी लिख रहे हैं आर। आर भारती दीदी रिलेशनशिप, पुष्पलता दीदी रिलेशनशिप, सीमा दीदी रिलेशनशिप, वेरी गुड। तो इसको और थोड़ा आगे एनालिसिस करें तो ये रिलेशनशिप में जीना यानी मधुर संपर्क के साथ में जीना सिर्फ मुझे या आपको अच्छा लगता है या पूरी दुनिया के सभी लोगों को अच्छा लगता है? हर समय अच्छा लगता है और हर जगह पर अच्छा लगता है। दैट मीन्स at every time, at every place and for every individual, रिलेशनशिप में जीना ही अच्छा लगता है। सो रिलेशनशिप इज द नेचुरली एक्सेप्टेबल फेनोमेनन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। सेकंड एग्जांपल, हमें हारमोनी के साथ जीना अच्छा लगता है या डिसहारमोनी के साथ, यानी संगीतमय स्थिति में अपने अंदर में एक संगीतमयता की स्थिति के साथ जीना अच्छा लगता है या डिसहारमोनी में जीना अच्छा लगता है। यस, हारमोनी। तो हारमोनी के साथ में जीना मुझे भी अच्छा लगता, आपको भी अच्छा लगता, हर समय अच्छा लगता और पूरे धरती पर हर मानव को अच्छा लगता। सो दिस इज आल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ नेचुरली एक्सेप्टेबल फेनोमेनन। वेरी गुड, थैंक यू फॉर द रेस्पॉन्स। थर्ड वन, क्या हम सह अस्तित्व के साथ में जीना अच्छा लगता है या संघर्ष के साथ में जीना अच्छा लगता है? को एग्जिस्टेंस मीन्स सह अस्तित्व। हम भी जिए, सभी जिए, पेड़ पौधे भी जिए, पशु पक्षी भी जिए, इस धरती पर जिसका भी जीवन है सभी एक साथ मिलजुल कर जिए, एक दूसरे का पूरक बन के जिए, कंप्लीमेंटरिटी के साथ जिए, परस्परता पूरकता के साथ जिए। दैट इज वन एस्पेक्ट को एग्जिस्टेंस। एंड द अदर वन इज संघर्ष के साथ जिए, लड़ाई करके जिए, हिंसा के साथ जिए, रक्तपात करके जिए। देश देश के बीच में जैसे लड़ाई हो रही है, इंटरनेशनल वॉर हो रही है और वॉरफेयर के लिए हम इतने इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर फाइनेंशियल ईयर में हमारी डिफेंस की एक्सपेंडिचर बजट बढ़ती जा रही है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हम स्ट्रगल के साथ जी रहे हैं या को एग्जिस्टेंस के साथ में जी रहे हैं। लेकिन हमारी अंतर्मन चाहती है, we always prefer, we always like, love to live in coexistence. तो यहाँ तक हम इतने ही बस चर्चा किए कि हमारे लिए रिलेशनशिप, हार्मोनियस लिविंग एंड को एग्जिस्टेंस, ये तीनों ही हमारे लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल फेनोमेनन है।
हम इसी के साथ में जीना चाहते हैं। अगर ये नहीं होता है ड्यू टू सम रीजन इन आवर लाइफ, तो फिर हमें अपोजिशन, डिसहार्मनी और स्ट्रगल के साथ जीने की मजबूरी होती है, which is indirectly a compulsion upon me, which is an imposition upon me और upon us, और जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। दुखी हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम हार्मोनी के साथ जी नहीं पाते हैं, संबंध पूर्वक जी नहीं पाते हैं, और सह अस्तित्व के साथ हम जी नहीं पाते हैं, जो कि हमारी मौलिक चाहत है, हमारी इंटरनल इंटेंशन है, अंदरूनी चाहत है, मौलिक गुण है, स्वभाव है, संस्कार है। लेकिन ड्यू टू सम रीजन उसको हम सप्रेस करते हैं, वो डरमांट होकर रहता है, उसके ऊपर समथिंग इज सुपर इम्पोज्ड। तो ये है मनुष्य का दुख होने का वन ऑफ द मेजर रीजंस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, हम कैसे पता करें कि ये राइट अंडरस्टैंडिंग हमारी है या नहीं। जो नेचुरली हमारे लिए एक्सेप्टेबल है वही हमारे लिए राइट अंडरस्टैंडिंग है, ये मोटे मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं। उसको और टेक्निकली वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए हम और दो शब्द उसमें ऐड कर सकते हैं। द राइट अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज डेफिनिट एंड इट इज इनवेरिएंट, यानी बदलता नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस एंड विथ रेस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ में जीवन जीता हूँ या जीती हूँ, तो मेरे अंदर में डेफिनेट बिहेवियर आएगा, यानी निश्चित आचरण के साथ में जी सकता हूँ। जैसे दुनिया में, इस कायनात में, इस अस्तित्व में हर यूनिट का एक निश्चित आचरण है, चाहे वो मेटेरियल यूनिट हो चाहे कॉन्शियस यूनिट हो। जैसे ऑक्सीजन का एक निश्चित आचरण है, हाइड्रोजन का एक निश्चित आचरण है, नाइट्रोजन का एक निश्चित आचरण है, लोहे का एक निश्चित आचरण है। इट नेवर चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो जैसे लोहे में जंग लगना, यही उसका इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक। उसी तरह से मानव, which is a coexistence of two realities, one is material body, other one is conscious unit, ये दोनों का सह अस्तित्व ही मानव है। तो दोनों का, because they are the units of the nature, units of this existence, they must have some definite and invariant characteristic, जो कि समय, जगह और व्यक्ति के अनुसार बदलता नहीं है, and that is termed as right understanding। समय के अनुसार बदलता नहीं, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए वो कांस्टेंट रहता है। वही पुरानी बातों को फिर मैं पूछूं आपको कि हम संघर्ष के साथ में जीना चाहते हैं या सह अस्तित्व के साथ में जीना चाहते हैं। आप पास्ट में भी वही चाहते थे, अभी भी वही चाहते हैं, आगे भी वही चाहेंगे, यानी हमेशा हमको एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व के साथ में ही जीना पसंद करते हैं। इट डिडंट चेंज इन द पास्ट, इट इज नॉट चेंजिंग इन द प्रेजेंट एंड इट विल नॉट चेंज इन द फ्यूचर। स्पेस, यानी जगह के अनुसार भी यह बदलता नहीं। मैं अगर इंडिया में हूं तो भी मुझे सुखपूर्वक जीने की इच्छा है, जर्मनी चले जाऊं तो भी मुझे सुखपूर्वक जीने की इच्छा है, अगर लंदन चले जाऊं तो भी वहां पर मुझे सुखपूर्वक जीने की इच्छा रहेगी। किसी भी जगह पर मैं जाऊं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल टेरिटोरी, मेरा नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो कि मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधारित है, वो बदलता नहीं है। अब यही फैक्टर, यही एस्पेक्ट क्या व्यक्ति के लिए भी बदलता है क्या? लेट अस एग्जामिन। इट डजंट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, इट इज सेम फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। मुझे भी हार्मोनी के साथ जीना अच्छा लगता, आपको भी हार्मोनी के साथ जीना अच्छा लगता, हर व्यक्ति को धरती पर हार्मोनी के साथ जीना अच्छा लगता। संघर्ष के साथ यानी डिसहार्मोनी के साथ जीना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म को एक्सप्लोर किया, वन इज my natural acceptance, the other one is my right understanding. Right understanding is always based upon natural acceptance, and natural acceptance doesn't change with respect to time, space and individual. यह एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं। एक एनिमल है यानी पशु, जिसको अगर भोजन ना मिले तो अनकंफर्टेबल फील करता है, चाहे गाय है चाहे हाथी है, उसको भोजन इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स। और वो शरीर से ही ज्यादातर वो ड्रिवन होता है, इट इज बॉडी ड्रिवन, उसके अंदर में भी कॉन्शियसनेस है। एनिमल्स आर आल्सो एक्सप्रेशन ऑफ टू यूनिट्स, वन इज कॉन्शियस यूनिट, अदर वन इज मटेरियल यूनिट। शरीर उसका मटेरियल यूनिट यानी जड़ सत्ता है, और उसको चलाने वाली जो सेल्फ है दैट इज ए कॉन्शियस यूनिट।
लेकिन मोस्टली इट इज ड्रिवन बाय द बॉडी रिक्वायरमेंट्स, बॉडीली रिक्वायरमेंट्स। अगर उसको भोजन नहीं मिला, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, आश्रय स्थल नहीं मिला, तो फिर ये बेचैनी फील करता है। वंस मेड अवेलेबल इट बिकम्स कंफर्टेबल। भोजन मिल गया तो फिर गाय क्या करेगी, बैठ के जुगाली करती है, उसका और कोई टेंशन नहीं रहता, इट बिकम्स इमीडिएटली इट बिकम्स कंफर्टेबल। इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी एनिमल ऑन दिस अर्थ आल्सो, यानी जीव संसार के लिए ये फेनोमेनन एप्लीकेबल है। नाउ कमिंग टू द ह्यूमन बींग्स, हमें भी अगर भोजन नहीं मिला, यानी व्हिच इज कमिंग अंडर द फिजिकल फैसिलिटीज, सुविधाएं ना मिले तो हम भी बेचैन होते हैं। लेकिन हमें भोजन मिल जाए, पेट भर जाए, उसके बाद क्या हम पशु की तरह कंफर्टेबल हो पाते हैं या नहीं हो पाते? प्रश्न। पशु जैसे भोजन ना पाए तो तड़पता है, बेचैन होता है। मनुष्य भी भोजन ना पाए तो तड़पता है, बेचैन होता है। लेकिन मनुष्य को भोजन मिल जाने पर पशु की तरह वो तृप्त होता है या नहीं होता? यस और नो? अगर हम भूखे हैं तो हमें बेचैनी होती है, लेकिन भूख मिट जाए, पेट भर जाए, तो हमारी तृप्ति हो जाती है या हम और कुछ तलाशते रहते हैं? यस प्लीज रेस्पॉन्ड करें। जी, हम तृप्त नहीं होते। संयुक्ता दीदी कह रहे हैं नो, शैला दीदी कह रहे हैं यस। अच्छा, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? सीमा दीदी नो, ओके। और बताएं। तृप्ति होती है, ओके। भारती दीदी तृप्ति होती है, ओके। भोजन खाने से तृप्ति होती है, पशु का सारा रिक्वायरमेंट लगभग पूरा हो जाता है भोजन प्राप्त होने पर। उसके बाद उसको कोई टेंशन नहीं रहता। आप लोगों ने मिक्स्ड रेस्पॉन्स दिया, यस भी दिया, नो भी दिया, तृप्ति होती है लिखा, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द रेस्पॉन्सेस। अब थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं। आप लोगों को मैंने घर में इनवाइट किया और मेरे घर में इवनिंग को एक विशेष फंक्शन है, गैदरिंग है, सेलिब्रेशन है, मेरी बर्थडे हो सकती है उदाहरण के तौर पर, और आप लोग बड़े प्रेम भाव से मेरे घर में आके इवनिंग को पहुंचे। डाइनिंग टेबल पे तो बिठा दिया आप लोगों को, भोजन भी दे दिया, बहुत टेस्टी डिलीशियस फूड्स दे दिया, गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी दिया, ठंडी मीठी आइसक्रीम भी दिया, और हलवा भी दिया, गाजर का खीर भी दिया, पूड़ी भी दिया, डिफरेंट आइटम्स मैंने भोजन के तौर पे परोसा। लेकिन भोजन देते समय मैंने जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया, आपको कहा कि ले खा। आइटम्स वही है, टेस्ट भी वही है, लेकिन शब्द मेरा कुछ कड़वा था। क्या आप उस भोजन को स्वीकार करेंगे? और अगर स्वीकार करेंगे तो क्या तृप्ति होगी? और भोजन के उपरांत कर भी लिया, मान लीजिए भूख लग रही थी, भोजन कर भी लिया, तो क्या पशु की तरह वही सेटिस्फेक्शन आएगा जो पशु का पेट भर जाने से आता था? आपका पेट भी अगर भर भी जाए, यानी मेटेरियल बॉडी की रिक्वायरमेंट को भोजन के द्वारा पूरा कर भी दिया जाए, तो भी क्या आपके मन में उतनी शांति, खुशी, संतोष, तृप्ति आएगी क्या? नहीं आएगी। शैला दीदी लिख रहे हैं नो। तो व्हाट इज द डिफरेंस? जी भारती दीदी नो, थैंक यू। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड द ह्यूमंस? भोजन तो दोनों को चाहिए, लेकिन पशु भोजन करके खुश हो गया, लेकिन मनुष्य भोजन करके पेट भर के भी खुश नहीं हो पाया। आप अगर डीपली इसको एनालिसिस करेंगे, एग्जामिन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको मिलेगा कि मानव सिर्फ भोजन से तृप्त नहीं होता, भोजन के साथ साथ वो तृप्ति और आनंद के साथ में जीना चाहता है, मधुर संबंध पूर्वक वो जीना चाहता है। खाली भोजन से उसका परिपूर्णता नहीं होती है। यस, इमोशनल रिलेशनशिप इज आल्सो टू बी फुलफिल्ड। संबंध के साथ, मधुरता के साथ, हार्मोनी के साथ, एक दूसरे के साथ हमारी जो रिलेटेडनेस है, कंप्लीमेंटरिटी है, परस्परता है, पूरकता है, हम एक दूसरे के नीड में काम आते हैं। माई रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाई somebody else and the need of every human being is also fulfilled by some other human beings. फॉर एग्जाम्पल, जो भी भोजन हम करते हैं, हमारी डाइनिंग टेबल पे आते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके पीछे ना जाने हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स की कंट्रीब्यूशन होती है। जैसे फार्मर उसको उगाता है, सबसे पहले कल्टीवेशन पार्ट आप देखें, सो मेनी पीपल दे मे नॉट बी नोन टू यू इवन,
अब उसका प्रोडक्शन कोई और करता है, प्रोडक्शन के बाद उसको प्रोसेस करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर सेल करना, सेल होने के बाद फिर वो कुकिंग के लिए किचन में जाना, किचन में भी मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग होना, फाइनली वो भोजन की थाली में हमारी डाइनिंग टेबल पे आती है। सो मेनी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एटसेट्रा, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। तो इसमें इतने सारे लोगों का अवदान होती है जो कि हार्डली हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, कभी याद भी नहीं करते कि कितने लोगों का इसमें अवदान है, बट वी कंज्यूम इट ऑन ए रूटीन बेसिस, रेगुलरली हम इसको कंज्यूम करते हैं, दैट इज ए वाइटल नीड ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल। तो इससे सिद्ध होता है कि मानव पशु के समान भोजन तो चाहता है, लेकिन भोजन के साथ साथ संबंध में भी मधुरता, हार्मोनी और फुलफिलमेंट, कंप्लीमेंटरिटी के साथ में, फुलफिलमेंट एंड म्यूचुअल कंप्लीमेंटरिटी के साथ में जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। अब ये नेचुरली एक्सेप्टेबल चीज के बारे में जो हम लोगों ने देखा, इसको कंपेयर करके हम देखें कि एनिमल लिविंग विथ एनिमल कॉन्शियसनेस, ये सही है या गलत है? एक पशु पशु चेतना के साथ जी रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड लाइन, ह्यूमन बीइंग लिविंग विदाउट ह्यूमन, सॉरी, ह्यूमन बीइंग लिविंग विथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मानव मानव चेतना के साथ जी रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यस और नो में पूछा गया, यू नीड टू एक्सप्लोर इट। आप एग्जामिन करके देखें, पशु पशु चेतना के साथ जी रहा है, उसके लिए नो इशू, नो प्रॉब्लम। मानव मानव चेतना के साथ जी रहा है, उसके लिए भी नो प्रॉब्लम। अगर ह्यूमन बीइंग, थर्ड स्टेटमेंट, ह्यूमन बीइंग लिविंग विथ एनिमल कॉन्शियसनेस, उसके लिए प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? यस और नो। यानी मानव है लेकिन पशु चेतना के साथ जी रहा है, तो उसके लिए समस्या उत्पन्न होगी या नहीं होगी? यू नीड टू एग्जामिन इट। अगर हम सिर्फ भोजन कर लेते हैं तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूर्ति नहीं हो जाती है, सिर्फ बॉडीली रिक्वायरमेंट पूर्ति होती है, फिजिकल नीड्स की रिक्वायरमेंट पूर्ति होती है। यस, इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, और हमें जरूरत पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि हमें इसके आगे की नीड क्या है, यानी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के आगे, बियॉन्ड द मटेरियल नीड्स, बियॉन्ड द फूड, बियॉन्ड द शेल्टर, बियॉन्ड द क्लोथेस, रोटी कपड़ा मकान के सिवाय और भी हमें कुछ चाहिए, दैट इज आवर हार्मोनियस रिलेशनशिप। यस सीमा दीदी, ऑब्वियसली नो। तो इससे पता चलता है कि हमें एनिमल कॉन्शियसनेस की लेवल से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठना है, जिसको हम लोग ने राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेशन बात करते आ रहे हैं, दैट इज एलिवेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अगर हमारी शरीर मानव का है, ये तो निश्चित है, अभी हम लोग जो स्क्रीन पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, वी आर ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन बींग्स, हमारे मानव का ही शरीर है, ये तो निश्चित हो चुका है, देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हमारे अंदर की जो चेतना है, whether it is elevated up to the level of human consciousness or it is elevated up to the level of animal consciousness, ये बड़ा प्रश्न है। अगर हम अभी भी एनिमल कॉन्शियसनेस के साथ जी रहे हैं, सिर्फ भोजन करके हम आनंदित होना चाहते हैं, कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे जिंदगी भर, अच्छे अच्छे कपड़े मिलते रहे, अच्छे अच्छे जगह पे हमें टूर करने जाने की मौका मिलती रहे, तो फिर हम खुश हो पाएंगे। तो ये तो हमेशा संभव नहीं होता, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि ये मेटेरियल नीड्स को हम लोगों ने सेल्फ की नीड्स के साथ में पूरा करने की प्रयास किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेम्बर्ड इज, मेटेरियल नीड्स यानी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारी सेल्फ की रिक्वायरमेंट को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। और सेल्फ की जो रिक्वायरमेंट है, जो कि हम प्रीवियस सेशन में काफी डिटेल्स में एनालिसिस किया है, सेल्फ की जो रिक्वायरमेंट है उसको बॉडीली नीड्स से पूरा नहीं किया जा सकता, और बॉडीली नीड्स को सेल्फ की नीड्स से कभी पूरा नहीं किया जा सकता। दोनों की सेपरेट नीड्स है, और उन नीड्स को पूरा करने के लिए प्रोग्राम्स भी डिफरेंट है, पोटेंशियल भी सभी की अलग अलग है। अब हमें प्रश्न करना है स्वयं से कि हम किस जगह पर हैं। अगर हम सेकेंड लाइन पे है, यानी ह्यूमन बीइंग लिविंग विथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, देन वी आर बाउंड टू लिव हैप्पीली, हमारे लिए सुख और समृद्धि निरंतर एहसास होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो दैट इज द इंडिकेटर, दैट इज द एविडेंस कि हम तीसरे लाइन पे है, दैट मींस वी आर द ह्यूमन बीइंग्स लिविंग विथ एनिमल कॉन्शियसनेस। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन डिजायरेबल है या नहीं है? कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस।
अब ये कॉन्शियसनेस की ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी जब हम कॉन्शियसनेस के बारे में, यानी हमारी चैतन्यता के बारे में, हमारी चेतना शक्ति के बारे में अवेयर हो जाए, सजग हो जाए और उसको जागृत करने के प्रयास करें। तब वही चीजों को यहाँ पर दिखाया गया तीसरे लाइन में कि ह्यूमन बीइंग लिविंग विथ एनिमल कॉन्शियसनेस, देयर इज डिसहार्मनी विद इन एंड दैट इज व्हाई इट इज ए प्रॉब्लम। इसी के कारण हम भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और जिंदगी भर ठोकर खाते जा रहे हैं। सो एनिमल कॉन्शियसनेस एंड इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कभी कभी हम एनिमल कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं बोल के कहना अच्छा नहीं लगता। उसी को दूसरे शब्दों में हम कहें कि मानव तो है लेकिन अमानवीय आचरण, इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, अमानवीय चेतना के साथ हम जीवन जी रहे हैं, देन इट्स ए बिग इशू, इट्स ए बिग प्रॉब्लम। मानव का शरीर लेकिन अमानवीय आचरण। अब ये पूरी धरती पर आप पूरे मानव समाज को देखें, एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन को देखें, तो अमानवीय आचरण की मात्रा ज्यादा है या मानवीय आचरण की मात्रा ज्यादा है, आप देख सकते हैं। अब आइए इसको थोड़ा सा टेक्निकली एनालिसिस करते हैं कि पशु को फिजिकल फैसिलिटी चाहिए जो कि प्रकृति से उपलब्ध है, उसका पेट भरने के लिए भोजन की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है और इट इज नेसेसरी एंड लार्जली एडिक्वेट, मुख्य रूप से यह पर्याप्त होता है। मनुष्य के लिए भोजन की आवश्यकता तो है, फिजिकल फैसिलिटी यानी भोजन, आवास, वस्त्र इत्यादि, ये तो आवश्यक है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। क्यों? मनुष्य के लिए चेतना का कुछ और आवश्यकताएं हैं जो कि सुख पूर्वक जीना चाहता है, संबंध पूर्वक जीना चाहता है, समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है। तो ये हो गया फिजिकल फैसिलिटी पशु का और मानव का कंपैरिजन। अब ये फिजिकल फैसिलिटी के साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि हम मधुर संबंध के साथ जीना चाहते हैं। पशु के अंदर में उस चेतना के स्तर की जागृति उतना नहीं होने के कारण ये हो सकता है कि झुंड में रहना पसंद करता हो, लेकिन डिस्टिंग्विश करना कि हार्मोनियस रिलेशनशिप एंड नॉन हार्मोनियस रिलेशनशिप पशु के लिए उतना पर्याप्त नहीं है जितना मानव के लिए। और तीसरी चीज है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ। इन द सेल्फ क्यों लिखा गया? आपको पता है कि सेल्फ इज द कॉन्शियस एंटिटी जो कि निर्णय करने की क्षमता रखता है, विचार करने की क्षमता रखता है, सही समझ या गलत समझ, कोई चीज को समझना, ये ताकत सेल्फ के अंदर ही होती है। इसीलिए राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, सोच समझ के बताएं कि ये तीनों मानव के लिए आवश्यकता है ही है। पशु के साथ कंपेयर करके बताया जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया, आपको समझ में आ जाए। अब हम मानव को ही केंद्रित में रख के, केंद्र करके बताने की कोशिश करें आप लोग कि हमारे लिए फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, पीएफ लिखा है। हमारे लिए रिलेशनशिप में स्वीटनेस यानी मधुरता चाहिए और हमारे अंदर में सही समझ भी होना चाहिए। पीएफ यहाँ जो लिखा है, सीमा दीदी पूछ रही है, पीएफ का मतलब फिजिकल फैसिलिटी, भौतिक साधन, सुविधा संग्रह जिसको कहते हैं, उसमें हमारी रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ आएगा जी। अब आप लोग बताएं कि तीनों को हम प्रायोरिटाइज करें, प्राथमिकता के आधार पर लिखें, तो हमें कौन सी चीज की ज्यादा जरूरत है? एक नंबर में कौन आएगा, दो नंबर में कौन आएगा, तीन नंबर में कौन आएगा? तीनों की आवश्यकता है लेकिन प्रायोरिटी में एक कौन, नेक्स्ट कौन, नेक्स्ट कौन? चैट बॉक्स में लिखें। राइट अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी में लिखेंगे तो आर यू लिख दें, उसके बाद रिलेशनशिप आर ई एल रिल लिख दें, उसके बाद फिजिकल फैसिलिटी पी एफ लिख दें। अगर आप फिजिकल फैसिलिटी को एक नंबर में लिखना चाहते हैं तो पी एफ लिखें, आर एल लिखें, उसके बाद आर यू लिखें। हाँ, कोड में लिखें, मैं समझ जाऊंगा जी। भारती दीदी कह रहे हैं आर यू जो राइट अंडरस्टैंडिंग ये प्रायोरिटी नंबर 1 या लिस्ट प्रायोरिटी में आप लिखना चाहते हैं? एक नंबर में मैंने पूछा था भारती दीदी, राइट अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटी नंबर 1, ओके जी। पुष्पा दीदी लिख रहे हैं आर यू नंबर 1 आर यू, नंबर 2 रिलेशनशिप, नंबर 3 पीएफ। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यू आर रियली वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स। तो इससे सिद्ध होता है, हम समझ पाते हैं
हमें क्लियर हो गया कि हमारे अंदर में अगर सही समझ है, राइट अंडरस्टैंडिंग, जो कि नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे आधारित है, पूरे विश्व के मानव के लिए एप्लीकेबल है, दैट हैज टू कम फास्ट। और सही समझ अगर आ गई, उसके आधार पे हम संबंध को पहचान पाएंगे। जी भारती दीदी, थैंक यू। 2 नंबर में रिलेशनशिप, 3 नंबर में फिजिकल फैसिलिटी। जी, हमारे अंदर सही समझ है तो उसके आधार पे हम संबंध को पहचान पाएंगे और संबंध को निर्वाह भी कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उसको फुलफिल भी कर पाएंगे। और तीसरा, फिजिकल फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल ऑफ द बॉडी। और बॉडी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बॉडी को एक साधन के रूप में हम सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ इज द यूजर ऑफ द बॉडी एंड बॉडी इज द टूल ऑफ द सेल्फ। तो ये बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए हमें सुखपूर्वक जीने के लिए। तो सीक्वेंस यही रहेगा जो आप लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया चैट बॉक्स में। नंबर 1 प्रायोरिटी, राइट अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2 रिलेशनशिप। नंबर 3 फिजिकल फैसिलिटी। अब हम लोग करते क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर रिलेशनशिप हमारी मधुर हो जाती है तो हम म्यूचुअल हैप्पीनेस यानी उभय खुशी, उभय तृप्ति के साथ हम जीवन जी पाते हैं। बिकॉज रिलेशनशिप इज बिटवीन सेल्फ एंड सेल्फ, ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग। मानव मानव के बीच में अगर संबंध अच्छा है और वो सही समझ के आधार पर है तो उभय तृप्ति, उभय खुशी के साथ में जी सकते हैं। और राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम फिजिकल फैसिलिटी को अगर मिला के जी रहे हैं तो फिर ये हमें म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी यानी उभय समृद्धि की ओर ले जाए। और यही दोनों बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है जो कि हम लोग फर्स्ट सेशन से लेकर अभी तक चर्चा में ला रहे हैं। म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, खुशी और समृद्धि की एहसास हर मानव को चाहिए और यही उसका नेचुरल एक्सेप्टेंस है। हर भौगोलिक क्षेत्र के लिए एप्लीकेबल है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द geographical locations, irrespective of the time, irrespective of the space. Every human being wants to live in mutual happiness and mutual prosperity. आज की जो स्थिति है हमारी, ये एक एग्जाम्पल आपको कहा जा रहा है। आज की जो स्थिति है, आप मान लीजिए कि एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं, एसी चल रही है, वेरी कंफर्टेबल सराउंडिंग, वेरी लग्जूरियस एटमोस्फियर, ठंडी ठंडी हवा बह रही है और फिजिकली आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसी समय आपके पास एक अज्ञात व्यक्ति रिवॉल्वर पकड़ के आता है, कड़वा शब्द प्रयोग करता है, गाली बकता है और आपको धमकी देता है जान से मारने के लिए। अब आपके सराउंडिंग में जो स्थिति है, फुल एयर है और वो व्यक्ति धमकी देके चला जाता है बंदूक दिखाकर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। वो व्यक्ति चला जाने के बावजूद भी आप वही एसी चैम्बर में बैठे हुए हैं, लेकिन पहले जो मानसिक स्थिति थी और अभी की मानसिक स्थिति, दोनों समान रहेगा या फर्क पड़ेगा? मैं स्टोरी को फिर से कह रहा हूं। पहले आप ऐसे कमरे में बैठे हुए थे, एयर कंडीशन चैम्बर था, इट वाज वेरी कंफर्टेबल, आप रिलैक्स थे और अचानक एक अज्ञात व्यक्ति आया, रिवॉल्वर पकड़ के आपको धमकी दिया, गाली दिया, जान से मारने के लिए धमकी देकर चला गया। He has not done anything right at the spot, खाली बोल के चला गया। अब आपके जो सराउंडिंग है वो वही ठंडी हवा है, लेकिन व्यक्ति चला जा चुका है, कुछ नुकसान अभी किया नहीं है, सिर्फ आपके मन के अंदर वो विचार चल रही है। तो मन आपका शांत रहेगा या डिफरेंट होगा? यस, शैला दीदी लिख रहे हैं डिफरेंट, सीमा दीदी लिख रहे हैं इट विल चेंज, मानसिक स्थिति चेंज हो जाएगी। वेरी गुड। भारती दीदी लिख रहे हैं, पुष्पलता दीदी लिख रहे हैं इट विल चेंज, वेरी गुड। तो इससे सिद्ध होता है कि फिजिकल फैसिलिटी हमें आवश्यक तो है ही, जो कि फिजिकल कंफर्ट के लिए चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी मानसिक स्थिति जो कि हमारी सेल्फ की नीड है, इट ऑलवेज वांट्स टू लिव इन फियरलेसनेस यानी अभयता के साथ जीना चाहता है, खुशी, संबंध में मधुरता और भय मुक्त वातावरण, ना कि भयपूर्ण वातावरण। वन इज फियरफुल सोसाइटी एंड अदर वन इज फियरलेस सोसाइटी। आज हमारे सराउंडिंग में हम अगर देखें, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, किसी भी समय, किसी भी जगह पर, किसी भी मनुष्य का पूछें, आपको 99.9% रिस्पॉन्स यही मिलेगा कि हर व्यक्ति भय के साथ जीने के लिए मजबूर है।
ऑलवेज देयर इज ए सराउंडिंग ऑफ फियर। अनिश्चितता के वातावरण के अंदर में हम लोग जीवन जी रहे हैं। अभी देखिए, व्यक्ति ने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग किया वही शब्द ही हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। अब तीन डिस्टिंक्ट रियलिटीज हमने अभी तक देखा। एक है राइट अंडरस्टैंडिंग, जिसको आप लोगों ने प्रायोरिटी नंबर 1 कर दिया। मेरे अंदर में सही समझ होने की आवश्यकता है। माई होल एक्सपांस ऑफ लिविंग विथ रेस्पेक्ट टू माई सेल्फ, with respect to my family, with respect to the society and with respect to the whole existence। क्योंकि मैं ये चारों लेवल में जीवन जीने के लिए मजबूर हूँ। बिना परिवार, बिना समाज और बिना इस दुनिया के साथ, बिना इस अस्तित्व के साथ मैं जी नहीं सकता। और जीना ही मेरे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हर चैतन्य सत्ता जीने के लिए तरसता रहता है। It is the inherent characteristic of all conscious entity to live and to live and to live। पशु भी जीना चाहता है, मनुष्य भी जीना चाहता है, बिकॉज दे हैव देयर ओन कॉन्शियसनेस। राइट अंडरस्टैंडिंग के अलावा दूसरा चीज भी हमने एक्सप्लोर किया, दैट इज रिलेशनशिप। दैट इज आवर फीलिंग व्हाट आई हैव फॉर अदर्स। मधुर संबंध या कड़वा संबंध, संगीतमयता की स्थिति या संघर्ष की स्थिति, विश्वास की स्थिति या अविश्वास की स्थिति, भयपूर्णता या भय मुक्तता। ये सारी चीजें हमारे रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करती है। और तीसरी चीज, दैट इज फिजिकल फैसिलिटी, ऑल थिंग्स इन फिजिकल। और बॉडी फिजिकल होने के कारण बॉडी की सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स भी फिजिकल है। चाहे आप भोजन की बात करें, चाहे आप कपड़ों की बात करें, चाहे आप घर या मकान की बात करें, ये सारी चीजें फिजिकल एंटिटीज है जो कि फिजिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती है। लेकिन हमारे अंदर जो सेल्फ है, हम स्वयं जो कॉन्शियस एंटिटी है, इसकी किसी भी नीड को मटेरियल एंटिटी या फिजिकल एंटिटी के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। इतना हमें स्पष्ट हो गया। अब ये प्रायोरिटाइजेशन हमने कर दिया। अगर हम आज के जीवन में, पहले प्रायोरिटाइजेशन हमने लिखा था यहाँ पर, राइट अंडरस्टैंडिंग 1 नंबर, रिलेशनशिप 2 नंबर, फिजिकल फैसिलिटी 3 नंबर लिखा था। आज की दुनिया में ज्यादातर लोगों की भाग दौड़, सारे के सारे प्रयास, हमारी नौकरी में या हमारी व्यवसाय में, हमारी पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, ज्यादातर लोगों का आप यही देखे होंगे या हमारी अज्ञानता के बस हमने शायद यही किया कि फिजिकल फैसिलिटी को हमने प्रायोरिटी में रखा, 1 नंबर में रखा। यानी सुविधा संग्रह के लिए हम जिंदगी को पूरा का पूरा लगा दिए। जो कुछ भी कमाए, यही फिजिकल फैसिलिटी के पूरा करने के लिए हम कमाए, और उसी को पूरा करने के लिए जिंदगी भर जुटे रहे। इसीलिए हम समृद्ध महसूस ना कर पाए, ना खुशी महसूस नहीं कर पाए, हमेशा हमको डिप्राइव महसूस हुआ। इसीलिए जो व्यक्ति अपने आप को डिप्राइव महसूस करता है, यानी हर चीज से वंचित महसूस करता है, कमी महसूस करता है, ऑलवेज देयर इज ए फीलिंग ऑफ डेफिशिएंसी, ऑलवेज देयर इज ए फीलिंग ऑफ शॉर्टफॉल, always there is a feeling of inadequacy, then obviously the human will try to exploit the others and deprive others for the fulfillment of own physical facility। हमारी प्राइमरी नीड्स या बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन कुछ और है, सुखपूर्वक जीना, समृद्धि के साथ जीना, और हम करते कुछ और है, दैट इज टू रन आफ्टर द फिजिकल फैसिलिटीज। इसीलिए दोनों में ये इम्बैलेंस होता है, ये इक्वेशन इटसेल्फ बिकम्स रॉन्ग। इसीलिए व्यक्ति दुखी होता रहता है। तो हमारी अनहैप्पीनेस, आज के जो समय चल रही है, हमारी अनहैप्पीनेस यानी दुखी होने का कारण ज्यादातर हमारी फिजिकल फैसिलिटी की कमी के कारण, या हमारी संबंधों में दरारें आने के कारण, गड़बड़ाहट के होने के कारण, या संबंधों में मधुरता न होने के कारण। द क्वेश्चन फॉर यू, आज हमारे जीवन में जो दुख है, हमारे साधनों की कमी के कारण है या संबंधों में कमी के कारण? साधन में कमी है तो पीएफ लिखें, और रिलेशनशिप में कमी है तो आरईएल लिखें। जी, भारती दीदी लिख रहे हैं रिलेशनशिप, संगीता दीदी रिलेशनशिप, वेरी गुड। पुष्पा दीदी रिलेशनशिप, वेरी गुड। देखिए कितनी चमत्कार चीजें हैं। यूएचपी टीम, ये तो नाम नहीं दिख रहा है, यूएचपी टीम लिख रही है रिलेशनशिप, ओके।
तो ये कितनी चमत्कार चीज है, देखिए छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है और कितनी गहरा इसका असर है जीवन को संतुलन बनाने के लिए, सुख पूर्वक जीने के लिए कितना अच्छा मदद करने वाला ये थ्योरी है। तो हमें चाहिए संबंध पूर्वक जीने की आवश्यकता सभी को चाहिए, जो कि ह्यूमन एस्पिरेशन है, लेकिन प्रायोरिटाइजेशन करने में हम गड़बड़ कर दिए। सुविधा संग्रह के लिए हम जिंदगी लुटा दिए और खोजे कुछ और, किए कुछ और। द प्रोग्रामिंग इज फॉर समथिंग एल्स एंड द गोल इज फॉर समथिंग डिफरेंट, गोल इज समथिंग डिफरेंट। जो गोल को पूर्ण करने के लिए जो प्रोग्राम होना चाहिए उसमें मैचिंग नहीं है, बोथ आर मिस मैचिंग टू ईच अदर। इसीलिए हम तलाशते रहते हैं सुख और काम करते रहते हैं फिजिकल फैसिलिटी के लिए। यहाँ पर प्रश्न आता है कि क्या फिजिकल फैसिलिटी से हमें सुख मिलता नहीं है, ये प्रश्न है। यस, दैट इज द राइट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड हियर। देखिए हम लोग जो भोजन करते हैं या अच्छा वस्त्र पहनते हैं, कोई गिफ्ट आइटम हम देते हैं या लेते हैं, ये सारी चीजें अगर हमें आनंद प्रदान करते भी हो, तो यह आनंद वो आनंद नहीं है जो हमें निरंतर चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। किसी ने हमें गिफ्ट दिया तो हम पल भर के लिए खुश होते हैं, न कि उस गिफ्ट को लेके हम एक साल तक खुश एहसास करते रहेंगे लुकिंग एट द गिफ्ट। ऐसा नहीं होता। कोई कपड़ा अगर हमें अच्छा लगता है, कोई साड़ी अच्छी लगती है, कोई ड्रेस मटेरियल अच्छा लगता है, इट मे गिव अस टेम्पररी प्लीजर। उसको हैप्पीनेस में कहने की बजाय ज्यादातर हम प्लीजर कहते हैं, जिसको हम संवेदनात्मक सुख में गिनते हैं, सेंसुरी प्लीजर में गिनते हैं। दैट मीन्स हमारी सेंसुअल ऑर्गन से जो सुख प्राप्त होता है, दैट इज टर्म्ड एज प्लीजर, जो कि क्षणिक होता है। आंखों से अच्छी चीज देखने की इच्छा, जीभ से अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा, कान से अच्छा चीज सुनने की इच्छा, शरीर से अच्छा चीज को स्पर्श करने की इच्छा, नाक से अच्छा चीज सूंघने की इच्छा, ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। इससे जो कुछ हमें इंटेक के रूप में मिलती है, इनपुट के रूप में मिलती है, चाहे भोजन हो, म्यूजिकल इनपुट हो, ऑडियो इनपुट हो, आंखों से कोई अच्छा दृश्य या सीनरी देखने की बात हो, ये सारे हमारे लिए कुछ ना कुछ रूप में इनपुट्स है। ऑडियो इनपुट है, विजुअल इनपुट है, टेस्ट बर्ड्स के लिए जो इनपुट है, ये इनपुट्स को कंज्यूम करके जो हमें महसूस होता है, दैट इज सेंसरी प्लीजर एंड दैट डजंट सस्टेन इन कंटिन्यूटी। अगर मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है तो आइसक्रीम में लगातार खा नहीं सकता खुश होने के लिए, 24 घंटे निरंतर 24/7 पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही होगा जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया, इधर इट विल नॉर्चर आवर सेल्फ और इट विल पोर्शन आवर बॉडी। सारक होगा या तो मारक होगा। तो इस विधि से हमारे शरीर के लिए जो भी इनपुट्स हम देते हैं, दैट मे गिव अस सेंसरी प्लेजर, लेकिन सेंसरी प्लेजर इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। जो ह्यूमन बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है, दैट इज हैप्पीनेस इन कंटिन्यूटी, एंड दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेंसरी प्लेजर्स। अब एक एक्सप्लोरेशन एक्सरसाइज करते हैं। आप लोगों के लिए प्रश्न है, डू यू वांट टू बी हैप्पी? आप खुश होना चाहते हैं? यस और नो, फटाफट लिखें। आंसर तो ऑब्वियसली आएगा कि यस। ठीक, गुड। डू यू वांट टू बी प्रॉस्पेरस? सेकंड क्वेश्चन, यस, ये भी यस है, वेरी गुड। अब तीसरा प्रश्न है, डू यू वांट टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस इन कंटिन्यूटी, यानी निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि की चाहत? यस, शालिनी दीदी लिख रहे हैं, वी आर ऑलरेडी ओके, वेरी गुड, फंटास्टिक। हम ऑलरेडी सुखी हैं और समृद्ध भी हैं, बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो उनके लिए प्रश्न है, जो ऑलरेडी हो चुके हैं दे आर फुलफिल्ड, कंप्लीटनेस आ चुकी लाइफ में, वेरी गुड। अब अगले स्टेज पे चलते हैं। क्या ये जो यस आपने रेस्पॉन्ड किया, ये आपका एंड स्टेट है, या ये प्राप्त होने के बाद और भी कुछ चाहिए, यानी पेंडिंग रह जाती? खुशी और समृद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य को और कुछ चाहिए, या दैट इज द एंड पॉइंट? यस, दैट इज द एंड स्टेट, इसके बियॉन्ड कुछ होता ही नहीं है, दैट इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन यू कैन से। पुष्पा दीदी लिख रहे हैं यस। अब यही है बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, दैट इज द लास्ट स्टेज। यस शालिनी दीदी, थैंक यू। इट वांट्स टू गिव, यस, हमारे पास अगर भरपूरता है, परिपूर्णता है, तो हम देने के लिए rather
प्रेरित होते रहते हैं, अंदर से प्रेरणा आती है, वी कैन शेयर विथ अदर्स, वेरी गुड। So these are the basic human aspirations, and these are based upon natural acceptance and based upon right understanding. हर व्यक्ति के लिए यही चाहिए, हर समय पर यही चाहिए, हर जगह पर यही चाहिए, एंड हर मानव सुख और शांति के साथ, समृद्धि के साथ जीने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। Now the next pattern of question: Are you really happy? Are you really prosperous? Are you happy and prosperous in continuity? तो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, ऊपर के 3 प्रश्न और नीचे वाले 3 प्रश्न, ये दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज्यादातर लोगों का रेस्पॉन्स मिलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यू पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पीपल आउटसाइड द स्क्रीन। ये सेशन के बाहर हमारी समाज में ज्यादातर लोगों का हालत आपको यही दिखने मिलेगा कि ऊपर का 3 प्रश्न का उत्तर तो यस है, लेकिन नीचे का 3 प्रश्न का उत्तर ज्यादातर नो ही आता है। क्योंकि चाहते सुखी होना लेकिन हो नहीं पाते, चाहते समृद्ध होना हो नहीं पाते, सुखी और समृद्ध होके जीना तो चाहते हैं सभी लेकिन हो नहीं पाते। वाई सच ए गैप इन बिटवीन? क्यों ऐसा गैप है? गैप कहाँ पर है? क्योंकि आवर बेसिक एस्पिरेशन एंड आवर स्टेट ऑफ बीइंग बोथ आर डिफरेंट। यही हमारी स्थिति है अभी। हमारी चाहत कुछ और है और हमारी स्थिति कुछ और है, और इसका कारण क्या है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। हमारी एफर्ट जो आज तक हम लोगों ने किया बचपन से लेकर अभी तक, इज इट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी और जस्ट फॉर एक्युमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी? जो गैप हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में, जो गैप देखा, हम चाहते तो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी लेकिन प्राप्त नहीं किया, हमारी स्थिति में वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। द रीजन बिहाइंड दिस गैप इज हियर, कि हमने क्या फिजिकल फैसिलिटी के लिए काम किया या हमारी सारा प्रयास या पुरुषार्थ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए किया। अगर हमने हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए कदम उठाया होता तो वो जरूर मिला होता, लेकिन हमारी भ्रम के कारण हम ज्यादातर फिजिकल फैसिलिटी के ऊपर प्रायोरिटी दिया, धन संग्रह किया, पैसा कमाया। आज लोगों के नजर में पैसा ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, यानी जो सेकंड ऑप्शन, राइट साइड वाली ऑप्शन, फिजिकल फैसिलिटी के लिए उद्दिष्ट है, इसीलिए वो भले फुलफिल होती जा रही है लेकिन हमारी हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं अधूरी दिखती है। इज द हैप्पीनेस इन माई फैमिली? अब मैं अपने परिवार की एनालिसिस करूं, नजर डालूं। इज द अनहैप्पीनेस इन माई फैमिली इज मोर ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी और मोर ड्यू टू लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप? एक्स और वाई, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए एप्लीकेबल है, मेरे परिवार के लिए एप्लीकेबल है? चैट बॉक्स में लिखें। मेरे घर में दुख अशांति के कारण क्या साधनों की कमी या संबंधों की कमी? यस, ज्यादातर हमारी वाई ऑप्शन ही रेस्पॉन्स में आ रही है। तो इससे पता चलता है कि हमारे संबंधों में मधुरता लाने की प्रयास करना चाहिए, न कि घर में सामानों को भरने की आवश्यकता है, साधनों को भरने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो आइडेंटिफाई हो गई कि हमें क्या करना चाहिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हाउ मच टाइम और हाउ मच एफर्ट वी इन्वेस्ट फॉर फिजिकल फैसिलिटी एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप? बोथ आर सेपरेट, बोथ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। संबंधों में मधुरता के लिए हम कितना प्रयास करते हैं और फिजिकल फैसिलिटी के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी गलती तो ये हो जाती है कभी कभी कि संबंधों को सुधारने के लिए हम फिजिकल फैसिलिटी को बढ़ाते जाते हैं, which is again a wrong attempt. बर्थडे में गिफ्ट दे देने से हमारी संबंध सुधर नहीं जाएगा, वो तो एक सामूहिक रूप से मोमेंटरी प्लेजर दिला सकती है, लेकिन अगर संबंध पूर्वक हमारी भाव अगर कम्युनिकेट हो पाता है, एक दूसरे को देख के मुस्कान एक्सचेंज कर पाते हैं, हैंडशेक कर पाते हैं, नमस्ते कर पाते हैं, गला लगा पाते हैं, अंदर के भाव को व्यक्त कर पाते हैं, और एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स हो पाती है, that rather leads to the fulfillment of relationship rather than a materialistic gift. तो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है और हमारी एबिलिटी क्या है, इसको थोड़ा सा देख लें। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, इसमें आप यस ही कहेंगे। आई वॉन्ट टू मेक द अदर हैप्पी, आप इसमें यस ही कहेंगे, मुझे पता है। अगर आप असहमत है तो मुझे बताएं तुरंत।
I am sure you will agree to this. The other also wants to make herself or himself happy. ये तीनों में आप सहमत है? अगर एग्री है तो यस कर दीजिए चैट बॉक्स में, अगर डिसएग्री है तो डी लिख दीजिए, आई एम नॉट एग्रीड विद दिस। जी सभी यस, गुड। अब चौथा प्रश्न आप लोगों के लिए, द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी। सामने वाला भी मुझे खुश करना चाहता है। यहां पर मैं टिक मार्क नहीं लिखा, आप लोगों के लिए छोड़ दिया। आप यस कहेंगे या नो कहेंगे? आप यस या नो, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो आप यस भी नहीं लिख पाएंगे, नो भी नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया आप लोगों को हेल्प करने के लिए। पुष्पा दीदी लिख रहे हैं यस, दैट्स रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा है। जो लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए मैंने लिख दिया। शैला दीदी लिख रहे हैं यस यस यस, ओके वेरी गुड। तो आप अगर यहाँ पर कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझे सुखी करना चाहता है या दुखी करना चाहता है, तो फिर आप पहला स्टेटमेंट को एक बार देखिए, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। सॉरी, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, आई वॉन्ट टू मेक द अदर हैप्पी। ये आप कंफर्म है, इसमें कोई रिजिड, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिड है, आप इसमें 100% सहमत है। और जब आप फोर्थ स्टेटमेंट में जाते हैं तो उसमें आपको लगता है कि सामने वाला मुझे खुश करना चाहता है कि नहीं, इसके ऊपर मेरा डाउट है। अब दो अगर सही है, स्टेटमेंट नंबर 2A अगर सही है तो स्टेटमेंट नंबर 4A भी सही होना चाहिए, बिकॉज इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। आपके लिए जैसे सामने वाला व्यक्ति अदर पर्सन है, उसके लिए भी आप एक अदर पर्सन है। अब आइए एबिलिटी को देखते हैं। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी। इसमें भी आप यस कहेंगे कि नो कहेंगे, इट इज डाउटफुल, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। सेकेंड स्टेटमेंट, आई वॉन्ट टू मेक द अदर हैप्पी एंड आई एम एबल टू मेक द अदर ऑलवेज हैप्पी, इसमें भी आप डाउटफुल है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। देखिए आपके मन के अंदर की बात मुझे पता है। तीसरा स्टेटमेंट, द अदर वांट्स टू मेक हरसेल्फ और हिमसेल्फ हैप्पी एंड द अदर इज एबल टू मेक हरसेल्फ और हिमसेल्फ ऑलवेज हैप्पी, ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, गारंटी नहीं है, अगेन क्वेश्चन मार्क। द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी और द अदर इज एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क नहीं, डबल क्वेश्चन मार्क मैंने लगा रखा। आप अंतर मन से पूछ के देखिए, आपको शायद यही मिलेगा। अगर अलग रेस्पॉन्स मिल रहा है तो काइंडली शेयर करें। इससे सिद्ध होता है कि मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ, मैं अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी इंटेंशन को हाईलाइट करके सोचता हूँ। अदर पर्सन के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो उस समय उसका कैपेबिलिटी को नहीं देखता हूँ, उसका पोटेंशियल या कॉम्पिटेंस को नहीं देखता हूँ। मैं अपने आप को हमेशा पॉजिटिव साइड में रखने की कोशिश करता हूँ और दूसरे को ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है कि हम निगेटिव साइड में रखें। यस, शालिनी दीदी लिख रहे हैं नो, अदर कैनॉट बी एबल टू मेक हैप्पी। यस, वेरी ट्रू, ओके। अब इतने सारे हम एनालिसिस करने के पीछे क्या सार है? मैं अपने को खुश रखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को खुश रख पाता हूँ कि नहीं, ये मेरा एबिलिटी। सेकंड स्टेटमेंट, दूसरे का भी, दूसरे को भी मैं खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन रख पाता हूँ कि नहीं, ये मेरी एबिलिटी का प्रश्न है। दूसरा भी खुद को खुश रखना चाहता है लेकिन रख पाता है कि नहीं, ये उसका एबिलिटी का प्रश्न है। और चौथा स्टेटमेंट, दूसरा मुझे खुश रखना चाहता है, इसके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है, और दूसरा मुझे निरंतर खुश रखना चाहता है, इसके बारे में तो और ही ज्यादा कंफ्यूजन है, डबल क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट कलम आप देखेंगे तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ आवर इंटेंशन, हमारी इच्छा क्या है, चाहत क्या है। जो चाहत है वो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस है।
व्यक्ति जो चाहता है, अंदरूनी इच्छा होती है, दैट इज द नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ द पर्सन। लेकिन वही चीज कर पाना, दैट इज अनदर एस्पेक्ट दैट वी कॉल एज कंपिटेंस, यानी दक्षता, कर्म कुशलता, काबिलियत, वो है कि नहीं, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। कभी कभी हम गलती क्या कर बैठते हैं, काबिलियत को नजर में रख के हम इंटेंशन को डाउट कर लेते हैं। जैसे दूसरा व्यक्ति मुझे खुश रखना चाहता है, स्टेटमेंट नंबर 4A क्वेश्चन मार्क है, और स्टेटमेंट नंबर 4B में डबल क्वेश्चन मार्क हमने लगा रखा। हम ये नहीं सोचते हैं कि वो तो चाहता है मुझे खुश रखना, लेकिन मुझे खुश रखने के लिए उसके अंदर में काबिलियत है कि नहीं, ये चीज को हम लोग नजर नहीं डालते हैं। अगर उसके पास वो काबिलियत नहीं है, वो मुझे कैसे खुश रख पाएगा। तो ये समझने की बात है कि इंटेंशन में बी सेम फॉर अनदर पर्सन। जैसे मैं औरों को सुखी रखना चाहता हूँ, और लोग भी मुझे सुखी रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको सुखी कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी कॉम्पिटेंस की सवाल है। सामने वाला मुझे सुखी कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये भी उसका कॉम्पिटेंस का सवाल है। तो ये जो कंटिन्यूम है 2A एंड 4A, आप यहाँ देख सकते हैं जो वर्टिकल एरो मार्क दिखाया गया, स्टेटमेंट 2A एंड 4A बोथ आर द रिफ्लेक्टिव इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर मैं दूसरे को खुश करना चाहता हूँ, तो दूसरे सामने वाला व्यक्ति भी मुझे खुश करना चाहता है। अगर मैं खुश नहीं हो पाता हूँ या वो मुझे खुश नहीं कर पाता, तो इसका मतलब उसके अंदर में कॉम्पिटेंसी की कमी है, न कि चाहत की कमी। सो कॉम्पिटेंस वर्सेस इंटेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉइन एक्सरसाइज। CO stands for competence and IN stands for intention. The common mistake in relationship is due to confusion between intention and competence. सभी की चाहत सकारात्मक लगभग होती है, लेकिन काबिलियत अलग अलग होने के कारण संबंधों में मधुरता में कमी दिखाई पड़ती है। We evaluate ourselves on the basis of intention, यानी हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। जैसे आप लोगों को पूछा तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि हम औरों को खुश रखना चाहते हैं, और दूसरों को जब हम एवेलुएट करते हैं तो उस समय उनके कॉम्पिटेंस के आधार पे एवेलुएट करते हैं। दिस इज द मिसमैच, दिस इक्वेशन बिकम्स रॉन्ग, एंड दैट इज व्हाई वी समटाइम्स फील अनहैप्पी एंड वी आल्सो मेक अदर्स अनहैप्पी। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, अगर मेरे से एक बटल गिर जाए और टूट जाए, तो मैं कहता हूं कि मेरे हाथ लग गया और ग्लास टूट गया बाय एक्सीडेंट, ये दुर्घटनावश हो गई। और दूसरे व्यक्ति के हाथ लग जाए और गिर जाए, तो हम उसको कहने की स्टाइल बदला देते हैं, हम कहते हैं कि उसने ग्लास को तोड़ दिया। मेरे से दुर्घटना होती है और दूसरे से ग्लास तोड़ दी गई, ये दोनों में भाव का अंतर पड़ जाता है। और यहाँ पर जो समझने की बात है कि पहला स्टेटमेंट, लेफ्ट साइड की एग्जाम्पल, उसमें हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी हमारी इंटेंशन की बात कहते हैं, यानी मैं ग्लास तोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन टूट गया दुर्घटना से। राइट साइड में जो बातें हाईलाइट हो रही है, ये है उसने ग्लास को तोड़ दिया, मतलब वहां का कॉम्पिटेंस की बात हाईलाइट हो रही है, वो जानबूझ के ग्लास को तोड़ा। अब ये संबंध में किस तरह की रिलेशनशिप बिल्डअप करेगी, आप खुद सोच सकते हैं। तो लैक ऑफ कॉम्पिटेंस इज नॉट सेम एज लैक ऑफ इंटेंशन, इज नॉट इक्वल टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंस इज नॉट इक्वल टू लैक ऑफ इंटेंशन। अब इंटेंशन अगर सभी की सही है, मेरा भी सही है, आपका भी सही है, आप भी संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, मैं भी संबंध पूर्वक जीना चाहता हूं, लेकिन दोनों की कॉम्पिटेंस की लेवल वेरी कर सकती है, विच इज क्वाइट पॉसिबल, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। तो इसमें हमारी संबंधों को हम कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, हमारी जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है उसको कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टाइमर दिया गया है 10 सेकंड का, और आप उसको सोच के लिखिएगा, 10 सेकंड में रेस्पॉन्स दीजिएगा। केबीसी स्टाइल में, कौन बनेगा करोड़पति के स्टाइल में, अमिताभ बच्चन का अगर आपने देखा होगा टीवी शो में, उसी स्टाइल में बनाया। If you have unconditional continuous trust and intention on the natural acceptance of the other, and if the other is lacking competence, what will you do? आपका सामने वाले के प्रति विश्वास है और अनकंडीशनल ट्रस्ट, कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल ट्रस्ट है, निरंतर विश्वास है, उसकी इंटेंशन के ऊपर भी भरोसा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति का कॉम्पिटेंस यानी काबिलियत की कमी है,
आपकी इच्छा उसके प्रति सकारात्मक, उसकी इच्छा भी आपके प्रति सकारात्मक है, प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ। लेट मी फिनिश द क्वेश्चन देन यू विल रेस्पॉन्ड, नॉट नाउ। आपका उसके प्रति सकारात्मक भावना है, उसका भी आपके प्रति सकारात्मक भावना है, लेकिन उसका कॉम्पिटेंस की कमी है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? एक नंबर है गेट इरिटेटेड, 2 नंबर है गेट एंग्री, 3 नंबर है ट्राई टू इम्प्रूव अपन हिज और हर कॉम्पिटेंस। चौथा ऑप्शन आएगा, उसके बाद टाइमर शुरू होगा। चौथा ऑप्शन है फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन। टाइमर शुरू हो गया। सॉरी, टाइमर का थोड़ा सा फॉल्ट है इसमें, ये सॉफ्टवेयर का इशू है, कोई बात नहीं। आप अभी रेस्पॉन्स कर सकते हैं, दे सकते हैं जी। चौथा ऑप्शन में से आप लोगों ने ऑलरेडी सी रेस्पॉन्स दे दिया, वेरी गुड। पुष्पा दीदी, भारती दीदी, शैला दीदी, संयुक्ता दीदी, एवरीबॉडी हैज रेस्पॉन्डेड सी। दैट मीन्स हम अगर ज्यादा समझदार हैं, हमारी काबिलियत ज्यादा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लो कॉम्पिटेंस वाले को समझाएं, उसके अंदर में राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में मदद करें, फैसिलिटेट करें। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू हैव डाउट ऑन इंटेंशन, वही बंदा सामने है लेकिन आप उसके इंटेंशन पे डाउट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? इरिटेट होंगे, गुस्सा करेंगे, उसका कॉम्पिटेंस को बढ़ाएंगे, और उसके साथ में विरोध का भावना रखेंगे। ABCD। अगर आपका डाउट ऑफ इंटेंशन है तो ऑल ऑप्शन सीम्स टू बी रंग। अच्छा, शालिनी दीदी कह रहे हैं सारे ऑप्शन गलत। देखिए, आप उसके इंटेंशन पे डाउट कर रहे हैं, मतलब वो आपको सुखी करना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहता है करके आपके अंदर में ये डाउट है। तो आप क्या करेंगे? पहले आप प्रश्न इसका प्रीवियस क्वेश्चन ने आपको पूछा गया तो आपने सी को रेस्पॉन्ड किया था कि उसका कॉम्पिटेंस को डेवलप करेंगे। यहाँ पर कॉम्पिटेंस उसका है, काबिलियत है, लेकिन इंटेंशन पे आप डाउट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा गहराई से नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि आप गुस्सा भी कर सकते हैं, इरिटेट भी हो सकते हैं, और विरोधाभास के साथ उसके साथ बिहेव भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आंसर आएगा ए, बी एंड डी। सी तो नहीं होगा, क्योंकि सी पहले आपने कह दिया, जो कि उसका कॉम्पिटेंस बिल्डअप के लिए आवश्यक था। चलिए, शालिनी दीदी ने थोड़ा बहुत नजदीक आए, आंसर के नजदीक आए, और थोड़ा सोचते तो एकदम राइट रिस्पॉन्स आ जाए। चलिए, समय को नजर में रख के हम थोड़ा सा स्पीड में आगे चल के चलते हैं। ये कुछ होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, आप घर में इसको करिएगा, फॉर द सेक ऑफ योर ओन डेवलपमेंट, फॉर द सेक ऑफ एलिवेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस, फॉर द सेक ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आपके अंदर में और डीप रियलाइजेशन लाने के लिए आप इसको कर सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ दोज पीपल विथ होम यू डोंट गेट इरिटेटेड। कभी आप चिड़चिड़ापन नहीं हुए दिखाए, कभी गुस्सा नहीं किए, कभी आप अपोजिशन यानी विरोध के साथ जीवन नहीं जिया। ऐसे कुछ लोग आपके परिवार में, संबंधों में हो, तो आप उनका नाम लिखें। और अगर एक पल के लिए अपोजिशन, इवन फॉर ए मोमेंट, इवन इफ दे कीप कमिटिंग मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है। कितनी भी बार उन्होंने एक ही गलती को किया हो, बार बार किया हो, फिर भी आप कभी गुस्सा नहीं किए, इरिटेट नहीं हुए, विरोध नहीं किए, ऐसे कोई व्यक्ति हो तो आप उनका नाम लिखें। ये घर में आप करिएगा, होमवर्क है, प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई नहीं है, तो फिर दे डोंट वांट टू गेट एंग्री यानी इंटेंशन, बट एंड अप गेटिंग एंग्री, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। अब ये आपको और क्लैरिटी आएगी when you start analyzing like this, you will get the better clarity between the intention and competence। तो ये आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा बाद में। This is another beautiful example. A child wets the bed, but the mother neither gets angry nor irritated। बच्चा बार बार पेशाब कर देता है बिस्तर पे, तो भी माँ कभी इरिटेट नहीं होती, बल्कि आनंद के साथ उस पेशाब को साफ कर लेती है, और बार बार होने पर भी माँ को कभी चिड़चिड़ापन नहीं आती है। ये आप लोगों ने सभी देखी होगी, महसूस की होगी। वाई? क्योंकि एक तो माँ को पता है कि ये बच्चा इतना छोटा है कि इसके अंदर में ये सचेतनता नहीं है कि बिस्तर पे पेशाब करना नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 8-10 साल का हो जाता है,
उस समय अगर बिस्तर पे पेशाब करे तो माँ इरिटेट होती है, उसको गाली देती है, उसको गाइड भी करती है, ताकीद करती है। अब ये दोनों सीन को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा, इन द फर्स्ट केस व्हेन द चाइल्ड इज नॉट अवेयर अबाउट दिस यूरिनेशन, उसको सही गलत की निर्णय करने की काबिलियत नहीं था, दैट मीन्स द कॉम्पिटेंस वाज नॉट देयर, द मदर वाज नॉट अनहैप्पी, मदर वाज हैप्पी, रिलैक्स्ड, शी केप्ट ऑन डूइंग ऑल द थिंग्स फॉर द चाइल्ड। लेकिन बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है, यानी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाती है, उसके अंदर में वो काबिलियत आ जाता है, ही अंडरस्टैंड्स कि वेयर टू यूरिनेट, व्हेन टू यूरिनेट, लेकिन फिर भी वो गलती करता है, तो दैट टाइम मदर स्टार्ट्स गाइडिंग द चाइल्ड, या तो उसको ताकीद करते हैं, सिखाने की कोशिश करती है। मुख्यतः यही उद्देश्य रहता है कि बच्चे के अंदर में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। Yes, Bharti Didi is writing also. Now we understand there is problem with understanding. Yes, very good. So this is a beautiful example to understand the concept of intention and competence. हमारी संबंधों में गड़बड़ाहट बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसी होती है कि हम उनके कंपिटेंस को डाउट कर लेते हैं, कंपिटेंस को डाउट करने की बजाय इंटेंशन को डाउट कर लेते हैं, और इंटेंशन को डाउट करें तो फिर संबंधों में गड़बड़ाहट आ जाती है। So intention is same as our natural acceptance, but competence is what we are. That is our imaginations, and imaginations are nothing but the outcome of three entities, three aspects. That is thoughts, desires, and expectations. इच्छा, विचार और आशा, ये तीनों को इंटीग्रेट करके हम कहते हैं इमेजिनेशन, यानी हमारी कल्पनाशीलता। तो ये बात ऑलरेडी हम लोगों ने एनालाइज कर लिया। यहाँ पर आप देखें जो निष्कर्ष है, 3A is the reflection of 1A। आप यहाँ देख सकते हैं, the other wants to make herself or himself happy, और 1A कहते हैं कि I want to make myself happy। 1A और 3A एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। उसी तरह से 4A and 2A ये भी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। Hence if 2A is correct, so is 4A। अब ये जो फाइनल स्टेटमेंट है, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। 2A कहता है कि आई वांट टू मेक द अदर हैप्पी, और 4A कहता है कि द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी। ये दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर मैं 2A को ट्रू कहता हूँ, एक्सेप्टेबल कहता हूँ, मेरे लिए एप्लीकेबल कहता हूँ, तो ऑब्वियसली द 4A शुड आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर मी, बिकॉज बोथ आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर। यही सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। Recollect an instance where you got irritated or angry with someone. What was the result? Did you have a doubt on their intention? Analyze and note down your observation. ये आपके लिए होम टास्क है, आप घर में लीजर टाइम में इसको कर सकते हैं, just to deepen your self exploration. Even if the other person makes the same mistake 10 times, I am clear about his or her intention. I know a mistake is due to lack of competence and not a lack of intention, and I make effort to help improve his or her competence with a feeling of relationship. जैसे परिवार के अंदर में माँ पिताजी है, भाई बहन है, माँ बेटा है, बाप बेटी है, इस तरह की जो फैमिली रिलेशनशिप है, यहाँ पर हमारी कंपिटेंस को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ऑब्वियसली हम संबंध पूर्वक जीना चाहेंगे, और जिसके पास लो कंपिटेंस होगा उसको डेवलप करने की मदद करेंगे, ना कि उनका इंटेंशन पे डाउट करेंगे। ए मदर इज टीचिंग एंड बीटिंग हर चाइल्ड। ये देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दोनों सर्कल है, इसमें एक में लिखा है एस और दूसरे में लिखा है 5। बच्चे को सिखा रही है माँ द डिफरेंस बिटवीन एस एंड 5, और बच्चा नहीं समझ रहा है, इसलिए माँ उसको पिटती जा रही है, पिटती जा रही है, पिटती जा रही है। नाउ यू टेल मी whether the mother is at fault, and if the mother is at fault, then what is the reason of beating the child? बच्चे के अंदर गलती है या मदर के अंदर गलती है पीटने के लिए? माँ पीट के ठीक कर रही है या गलती कर रही है? अगर सही कर रही है तो कहाँ पर गलती है, उसको सुधारा कैसे जा सकता? Whether it is a lack of intention, or it is a doubt on intention, or it is a doubt on competence. चैट बॉक्स में लिखें doubt on intention or doubt on competence. I for intention, C for competence. बच्चा समझ नहीं पा रहा है एस और 5 में क्या अंतर है। यस, वेरी गुड। डाउट ऑन इंटेंशन लिख रहे हैं पुष्पा दीदी, ये डाउट ऑन इंटेंशन है या डाउट ऑन कंपिटेंस? मॉम इज रंग, अंजू दीदी लिख रहे हैं मॉम इज रंग, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंपिटेंस।
भारती दीदी लिख रहे हैं क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटेंस। जी, शीला दीदी लिख रहे हैं इंटेंशन। अच्छा, सैमसंग कौन है, नाम तो नहीं पता चल रहा है, सैमसंग डिवाइस से आ रहा है कॉम्पिटेंस। ओके, सो मिक्स्ड रेस्पॉन्स है। लेट अस एनालाइज द चाइल्ड मे नॉट बी कॉम्पिटेंट इन ग्रास्पिंग। बच्चा को पता नहीं है कि एस का जो आकृति है और 5 की जो आकृति है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। 5 एक डिजिट है, एस एक अल्फाबेट है, ये हमें पता है। हम इतने ग्रोन अप है, इतने एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, हमें पता है, तो मदर को भी पता है। बच्चे का जो लेवल है उसको ये एस और 5 की अंतर पता नहीं चलता है। सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ कंपिटेंस ऑफ द चाइल्ड, नॉट द इंटेंशन ऑफ द चाइल्ड नॉट टू लर्न। बच्चा सीखना तो चाहता है, माँ जिस तरीके से उसको समझाती है बच्चा उसको कैच नहीं कर पाता, ग्रास्प नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। So mother may not be competent in explaining properly. So here the competence of the child is lacking, and at the same time the competence of the mother to teach or to explain or to guide the child in the right way is also lacking. So here the question of competence is coming into picture. So common mistake in relationship, the evaluating myself based on intention and evaluating the other based on the competence. यही मिस्टेक के कारण हमारे संबंधों में ज्यादातर गड़बड़ाहट आती है। अब समय को नजर में रख के सेशन को हम यही पूरा करेंगे, बट बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन आपके साथ एक रिक्वेस्ट हम करते हैं कि फाइनल क्विज लिंक है जो हमारे 4 सेशन में हम लोगों ने शेयर कर लिया। ये क्विज लिंक चारों सेशन के कंटेंट्स के ऊपर आधारित है। आप इसको अपने फ्री टाइम में ही करिएगा। नाउ इट विल बी शेयर्ड इन द चैट बॉक्स एंड आल्सो इन द WhatsApp group. I will request the organizing team to share this link in the WhatsApp groups as well. आप इसको बाद में भी रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। बट बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन, आपको याद होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन में हम कुछ गर्ली गिफ्ट्स आपस में शेयर किए। दिस इज नॉट मटेरियलिस्टिक गिफ्ट, दिस वाज समथिंग वेरी ऑस्पिशियस। वो गिफ्ट्स क्या क्या है किसी को याद हो तो लिख सकते हैं। फर्स्ट सेशन में कुछ गिफ्ट था, सेकंड सेशन में कुछ गिफ्ट था, थर्ड सेशन में भी कुछ गिफ्ट हमने दिया था। किसी को याद है? गॉडली गिफ्ट अगर याद नहीं है तो हम ही याद दिला देते हैं। हम इस तरह से 3 सेशन में 3 गिफ्ट एक दूसरे को दिए थे, अपने जीवन में इसको प्रैक्टिस किए थे ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स। थैंकफुलनेस यानी कृतज्ञता, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, कोई किसी भी प्रकार से बिहेव करे, कोई भी व्यक्ति हो हमारे सामने, हम उसको सहज रूप से स्वीकार कर लेने की कला। तीसरा है लवफुल यानी प्रेम भाव के साथ में जीवन जीने की प्रयास। तो TAL ऐसे 3 चीजें हमने दिया था और चौथा वाला गिफ्ट आज आप लोगों को मिलेगा जो कि TALE। ऐसे बहुत अच्छी एक्रोनिम है, इजी टू रिमेम्बर। आप ई में जोड़ दीजिए, क्या आएगा? ई फॉर एक्सपेक्टेशन फ्री। पहले था थैंकफुलनेस, एक्सेप्टेंस, लवफुल। आज लेंगे एक्सेप्टेंस सॉरी एक्सपेक्टेशन फ्री यानी हमारी चाहतों से हम मुक्त हैं। The session is repeat please। अच्छा, कौन सी सेशन? ये पूरा सेशन या कोई पर्टिकुलर पार्ट आप कह रहे हैं? तो इसको कैसे याद रखेंगे चारों सौगातों को? ये देखिए, ये जो गिलहरी है उसका पूंछ को याद रखना, TALE, टेल का मतलब पूंछ। ये टेल को याद रखेंगे तो चारों गॉडली गिफ्ट आपको याद रह जाएगा और हो सकता है कि यही अच्छा पूरा सेशन के लिए आप कह रहे हैं। वेरी गुड। समय सुविधा के अनुसार हम पूरा प्रयास जरूर करेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम को भी हम रिक्वेस्ट किए हैं कि जो सेशन की डिमांड होती है, सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा डिमांड आती है, हम उसको समय क्रम में स्थानित करते ही हैं। तो इस तरह से चारों गिफ्ट आप लोगों को हम देने की खुशी महसूस करते हैं। विथ ए गुड होप that this will be very beneficial and you will implement it in your own life to get miraculous outcomes. तो इसके साथ में आज का ये प्रेजेंटेशन समाप्त होती है। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, ऊपर कुछ लिंक शेयर किए हैं, फीडबैक फॉर्म लिंक। ओके, तो मैं सेशन हैंड ओवर करता हूँ टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम और स्क्रीन शेयर को भी यहीं पे एंड करता हूँ। ओवर टू द टीम प्लीज। थैंक यू। Thank you, Bhaji. Thank you, Subhash, Dr. Subhash. Thank you for all the listeners. बहुत बहुत अच्छी नॉलेज आपने हमें दी, बहुत अच्छा ज्ञान जिससे कि हमारी आंखें खुली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।